नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 प्राइम में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। देश दुनिया की खबरों से रूबरू करवाएंगे। प्रदेश में आज क्या कुछ घटा उस महत्वपूर्ण खबर पर भी नजर डालेंगे, लेकिन पहले आज शुरुआत दाऊद की खबर के साथ करेंगे, क्योंकि दाऊद इब्राहिम अंडरवर्ल्ड का डॉन, जिस पर बड़ा खुलासा हुआ है। दाऊद इब्राहिम आखिरकार कहां है? दाऊद भले लाख छिपने की कोशिश कर ले, लेकिन वो भारत की खुफिया एजेंसियों से बच नहीं सकता है। ये अब दाऊद को भी समझ में आने लगा है। दाऊद के नए घर का पता सबके सामने आ चुका है। ये खास रिपोर्ट देखिए। डर गया है भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम। डर गई है पाकिस्तान की सेना और डर गई है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI। आतंकी मुल्क पाकिस्तान में सेना की पहरेदारी और ISI के जासूसों की निगरानी में भी दाऊद इब्राहिम दहशत के साए में जी रहा है। उसे डर है भारतीय खुफिया एजेंसियों से, उसे डर है भारतीय सेना के एयर स्ट्राइक से, और उसे डर है उसका सीक्रेट ठिकाना डिकोड होने का। इसलिए दाऊद ने पाकिस्तान में अपना नया सीक्रेट ठिकाना बना लिया है, लेकिन भारत की नजरों में उसका नया सीक्रेट ठिकाना भी सीक्रेट नहीं रह पाया। पाकिस्तान के कराची शहर में दाऊद के नए ठिकाने का पर्दाफाश हो चुका है। उसका नया ठिकाना है डिफेंस एरिया अब्दुल्ला गाजी बाबा दरगाह के पीछे, कराची, पाकिस्तान। दाऊद का नया ठिकाना कराची का वो इलाका है जहां चप्पे चप्पे पर आर्मी के जवान मुस्तैद रहते हैं। इस इलाके में परिंदा भी नहीं पर मार सकता। ऐसे सुरक्षित इलाके में सेना के भी सभी बड़े अफसर, ISI के बड़े अधिकारी और पाकिस्तान सरकार के वफादार आतंकी रहते हैं। इसलिए दाऊद का नया सीक्रेट ठिकाना भी इसी इलाके में बनाया गया है, ताकि उसकी जान को किसी तरह का खतरा ना हो। इससे पहले दाऊद कराची के क्लिप्टन एरिया में रहता था। दाऊद या पाकिस्तानी सेना को जब जब उसकी जान का खतरा महसूस हुआ है, तब तब उस मोस्ट वांटेड आतंकी को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। इस बार भी पाकिस्तान ने वही काम किया है। इस बीच सूत्रों के हवाले से पता चला है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम ने पाकिस्तान में दूसरी शादी कर ली है। बताया जा रहा है कि उसने अपनी पहली बीवी महजबीन को तलाक देकर दूसरी शादी की है, लेकिन दाऊद से उसका नाता खत्म नहीं हुआ है। वो अभी भी दाऊद के साथ ही रहती है। दाऊद की दूसरी बीवी पाकिस्तानी पठानी है। दाऊद के पुराने घर और उसकी नई बीवी के लिए बनाए गए नए घर के बीच 4 किलोमीटर से भी कम की दूरी है। तो वहीं संयुक्त राष्ट्र संघ ने पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के नेता अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकी घोषित कर दिया है। पाकिस्तान को करारा झटका दिया है। आपको बता दें कि रहमान मक्की अब वैश्विक आतंकी है। मक्की को अमेरिका पहले ही आतंकी घोषित कर चुका है। चीन ने मंगलवार को पाकिस्तान स्थित शीर्ष लश्कर तैयबा के नेता अब्दुल रहमान मक्की के लिए कहा कि आतंकवादियों की सूची वैश्विक आतंकवाद विरोधी सहयोग को बढ़ाने के लिए अनुकूल है। चीन ने आतंकवाद विरोधी प्रयासों का समर्थन करने के लिए इस्लामाबाद की प्रशंसा की, लेकिन पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। अब्दुल रहमान मक्की वैश्विक आतंकी घोषित कर दिया गया है। आप देखिए, अलग अलग तस्वीरों के जरिए जरा समझिए कि ग्लोबल आतंकी मक्की और UNSC में भारत को एक बड़ी कामयाबी जीत मिली है। वीटो से पीछे हट गया चीन, वीटो नहीं लगाया। चीन का ये पाक को बड़ा झटका माना जा रहा है और पाक को जोर का झटका लगा है। तो वहीं आखिरकार ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने के बाद हाफिज के रिश्तेदार मक्की का ग्लोबल टेररिस्ट का चेहरा सबके सामने आ गया। आतंकवाद के खिलाफ जंग में भारत को एक बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। खास रिपोर्ट देखिए। लश्कर का खजांची अब ग्लोबल आतंकी। अब्दुल रहमान मक्की को अब कौन बचाएगा? चीन ने पाकिस्तान के सिर से खींचा हाथ, UN में छोड़ा साथ, फिर बेनकाब हुआ पाकिस्तान। अब मक्की की जगह कब्रिस्तान। आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का जो आतंकी भारत और अमेरिका की नजरों में चढ़ चुका था, अब वो दुनिया की नजर में भी चढ़ चुका है। पाकिस्तान अब तक अपने नए आका चीन की सरपरस्ती में अपने कुख्यात आतंकियों को संयुक्त राष्ट्र के एक्शन से बचाता आया है। इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तानी आतंकियों को
खुलकर बचाता आया चीन भी अब समझ चुका है कि पाकिस्तान के पापियों को बचाने में उसके हाथ जल रहे हैं। लिहाजा उसने झट से अपना हाथ खींच लिया है और एक झटके में संयुक्त राष्ट्र में बेसहारा हो गया पाकिस्तान, जिसके बाद अब्दुल रहमान मक्की को ग्लोबल आतंकी घोषित कर दिया गया। यूनाइटेड नेशंस ने अब्दुल रहमान मक्की को एक आतंकवादी घोषित किया है। ये भारतीय कूटनीति की जीत है। ये इसमें इस जीत के बारे में ये बहुत ही अहम जीत है, क्योंकि चाइना जैसे देश ने इसका विरोध किया था। तो ये बात 7 महीने चली और अब हम सक्सेसफुल रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद के खिलाफ भारत और अमेरिका एक साथ खड़े हैं, जबकि चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर उसके आतंकियों को बचाने में जुटा था। आतंकी देश के रूप में पहचान बना चुका पाकिस्तान चीन की इमेज के लिए बड़ा नुकसानदेह साबित हो रहा था। भारत ने कई दफा पाकिस्तानी आतंकियों को बचाने के लिए चीन की कड़ी आलोचना की थी, जिससे चीन की खूब किरकिरी हो रही थी। 2 दिन पहले चीन की अध्यक्षता में हुई यूएनएससी की बैठक में भारत ने इस मुद्दे पर चीन को खरी खरी सुना दी। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने आतंकवाद को लेकर चीन के रुख को यूएनएससी पर दुनिया के भरोसे के लिए बड़ा खतरा बता दिया, जिसके बाद चीन पाकिस्तानी आतंकियों की ढाल बनने से पीछे हट गया। हमारे साथ सारी दुनिया साथ है, बस 1-2 मुल्क जो हमारे खिलाफ हैं वो कुछ ही देर में होपफुली इस ऑपोजिशन से हट जाएंगे। अब्दुल रहमान मक्की पाकिस्तानी आतंकी और 26/11 का मास्टरमाइंड हाफिज सईद का रिश्तेदार है। मक्की को भारत और अमेरिका ने अपने अपने देश में आतंकवादी घोषित कर रखा है। अब मक्की ग्लोबल आतंकी भी घोषित हो चुका है। 75 साल का मक्की लश्कर-ए-तैयबा में कई अहम भूमिकाएं निभाता रहा है। मक्की के कई आतंकी संगठनों से संबंध साबित हो चुके हैं। उसे भारत के खिलाफ जहर उगलने के लिए भी जाना जाता है। अमेरिका ने मक्की पर $2 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 16 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया है। मक्की लश्कर-ए-तैयबा का डिप्टी चीफ है। वो लश्कर की राजनीतिक पार्टी जमात-उद-दावा का भी चीफ है। अब्दुल रहमान मक्की पर जम्मू कश्मीर में दहशत फैलाने, टेरर फंड इकट्ठा करने, युवाओं को हमले के लिए उकसाने, भारत के खिलाफ आतंकी हमलों की साजिश रचने के आरोप लगते रहे हैं। लश्कर के कई बड़े ऑपरेशन में मक्की का हाथ रहा है। वो लश्कर के ऑपरेशन के लिए भी फंड जुटाता रहा है। अभी तक चीन पाकिस्तानी आतंकियों को संयुक्त राष्ट्र में बचाता आया था। पिछले साल जून में भारत और अमेरिका ने मिलकर पाकिस्तान में बैठे आतंकी अब्दुल रहमान मक्की पर बैन लगाने के लिए यूएनएससी में प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन चीन ने इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया, जिसकी वजह से मक्की ग्लोबल टेररिस्ट घोषित नहीं हो सका था। और यही रुख उसने तब भी अपनाया था जब मई 2019 में भारत ने यूएन में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने की मांग की थी। तब चीन ने भारत के प्रस्ताव के खिलाफ वीटो किया था। ग्लोबल टेररिस्ट घोषित होने पर किसी भी आतंकी के लिए दुनिया भर में मुसीबतें शुरू हो जाती हैं। ग्लोबल टेररिस्ट घोषित होने का मतलब ये होता है कि उस आतंकी की संपत्ति जिस देश में भी होगी उसे जब्त कर लिया जाएगा और उसके यात्रा करने पर भी पाबंदी लगा दी जाएगी। अब मक्की के साथ भी यही होगा। पाकिस्तान की नाकामी के कीर्तिमान लगातार सामने आ रहे हैं और भारत कामयाबी के झंडे बुलंद कर रहा है। ऐसे में अब पाकिस्तान के अखबार और न्यूज चैनल भी भारत की तारीफ में जुटे हैं। पाकिस्तान में खाने पीने की चीजों की जबरदस्त किल्लत है। लोग आटे के लिए मरने मारने पर उतारू है। पाकिस्तान नाकामी के कीर्तिमान बना रहा है तो भारत कामयाबी के झंडे बुलंद कर रहा है। ऐसे में अब पाकिस्तान के अखबार और न्यूज चैनल भी भारत की तारीफ में जुट गए हैं। पाकिस्तान के एक प्रमुख अखबार ने लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में
भारत की विदेश नीति शानदार है। भारत की जीडीपी 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा हो चुकी है। भारत सभी निवेशकों के लिए एक पसंदीदा स्थान है। भारत कृषि उत्पादों और आईटी उद्योगों का भी एक बड़ा उत्पादक है। कृषि में उसकी प्रति हेक्टेयर पैदावार दुनिया में सबसे अच्छी है। भारत की शासन प्रणाली समय की कसौटी पर खरी उतरी है और एक मजबूत लोकतंत्र को साबित किया है। डेमोक्रेटिक सेटअप जो है हिंदुस्तान का, दुनिया के अंदर सबसे मजबूत और सबसे माना जाता है। पाकिस्तान के अखबार ने आगे लिखा है, नरेंद्र मोदी ने भारत को ब्रांड बनाने के लिए कुछ ऐसा किया है जो उनसे पहले कोई न कर सका। महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत जो महसूस करता है और जिस हद तक उसे जरूरत है वो करता है। इससे पहले पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी भारत की विदेश नीति की तारीफ की थी। तो वहीं बड़ी खबर है इस वक्त की, आपको बता दें कि एक बस में अचानक से आग लगी। जोधपुर से बड़ी खबर में लगी है, जहां पर निजी ट्रेवल्स की बस में आग लगने की जानकारी सामने आ रही है। कायलाना रोड एरिया में यह हादसा हुआ है। 2 दमकलों ने हालांकि इसका आग पर काबू पा लिया। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया। रिपेयर होने के लिए बस यहां पर आई थी, इसी दौरान हादसे का शिकार हुआ। कायलाना रोड एरिया में ये हादसा हुआ। 2 दमकलों ने इस आग को बुझाया, लेकिन तब तक बस जलकर खाक हो गई। बड़ी खबर है जोधपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बस में आग लगने की जानकारी सामने आ रही है। तो दरअसल ये निजी ट्रेवल्स की बस थी जिसमें आग लगी है। कायलाना रोड इलाके में हादसा हुआ है। 2 दमकल मौके पर पहुंची, जानकारी मिलते ही और इस आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। लेकिन तस्वीरें फिलहाल सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के खेमे की, जहां पर बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मंगलवार को पार्टी अध्यक्ष को लेकर के एक बड़ा फैसला किया गया है। मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल 1 साल तक के लिए और बढ़ा दिया गया है। उनका कार्यकाल अगले साल जून 2024 तक होगा। इसका मतलब यह हुआ कि लोकसभा का चुनाव 2024 में पार्टी की कमान उन्हीं के हाथ में होगी। जेपी नड्डा के कार्यकाल को बढ़ाए जाने की उम्मीद पहले से ही लगाई जा रही थी और मंगलवार को कार्यकारिणी के दूसरे दिन इस फैसले पर मुहर लग गई है। जेपी नड्डा का कार्यकाल इसी महीने 20 जनवरी को खत्म हो रहा था। गृह मंत्री अमित शाह को भी पिछले लोकसभा चुनाव से पहले विस्तार मिला था और उनका कार्यकाल बढ़ाया गया था। पार्टी को मिली शानदार जीत के बाद संगठन की जिम्मेदारी से मुक्त होकर के वे सरकार में शामिल हुए और गृह मंत्री बने। यानी लोकसभा चुनाव से पहले ठीक वैसा ही फैसला जैसा पहले अमित शाह के लिए किया गया था, जेपी नड्डा को 1 साल का एक्सटेंशन मिला है। नड्डा जी के योगदान को पार्टी आज इसकी अनुमोदना भी करती है और उसको स्वीकारते हुए इनके कार्यकाल को जून 2024 तक बढ़ाती है। धन्यवाद। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की सुरक्षा में 2 बार चूक हुई। होशियारपुर में दरअसल पहले तो एक युवक भागते हुए आया और जबरन राहुल गांधी के गले लग गया। इसके बाद एक संदिग्ध भी राहुल के काफी करीब तक पहुंच गया था, जिसकी तस्वीरें देखिए किस तरीके से सब कुछ हुआ। युवक जब राहुल गांधी के गले लगा तो पंजाब कांग्रेस के चीफ राजा वड़िंग की मदद से राहुल गांधी ने धक्का देकर उसे दूर हटाया। इसके बाद बस्सी गांव में टी ब्रेक में जाते समय एक युवक सिर पर केसरी कपड़ा बांधे हुए राहुल गांधी के करीब आ गया। ये देखकर सुरक्षा कर्मियों ने इसे पकड़ लिया। ये दोनों घटनाएं 35 मिनट के भीतर हुई हैं। हालांकि राहुल गांधी ने इस पूरे मामले को लेकर कहा कि कोई सुरक्षा में उनकी चूक नहीं हुई। अमूमन जब लोग उत्साहित होते हैं तो ऐसा हो जाता है। तो वहीं बीजेपी सांसद वरुण गांधी क्या कांग्रेस में शामिल होंगे, इसे लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बड़ा बयान दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि वरुण की विचारधारा अलग है और मेरी विचारधारा अलग है। उन्होंने कहा कि यहां पर उन्हें दिक्कत होगी। गौरतलब है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मंगलवार को पंजाब के होशियारपुर पहुंची। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों के साथ बातचीत की। पत्रकारों ने राहुल गांधी से कई सवाल यहां पर किए। इस दौरान राहुल गांधी से वरुण गांधी की कांग्रेस में एंट्री को लेकर के भी सवाल पूछा गया था। इस पर राहुल गांधी ने अपना जवाब दिया। मैं आरएसएस के ऑफिस में कभी नहीं जा सकता, मैं नहीं जा सकता। और मेरा जो परिवार है
उसकी एक विचारधारा है, उसका एक थॉट सिस्टम है, थिंकिंग सिस्टम है। और जो वरुण है, उन्होंने एक समय, शायद आज भी, उस विचारधारा को अपनाया और उस विचारधारा को अपना बनाया। तो मैं उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं जरूर प्यार से मिल सकता हूं, गले लग सकता हूं, मगर उस विचारधारा को मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो वहीं बेंगलुरु के मगदी रोड पर एक शख्स को स्कूटर के पीछे घसीटने का एक वीडियो सामने आया। करीब 1 किलोमीटर तक इसी तरह से ये स्कूटी सवार इस व्यक्ति को घसीटता रहा। पीड़ित का इलाज अब चल रहा है। स्कूटर के चालक को पुलिस ने गोविंदराज नगर पुलिस स्टेशन से पकड़ा है। स्कूटी सवार युवक की पहचान नयन हल्ली निवासी 25 साल साहिल नाम का यह व्यक्ति है जो स्कूटी चला रहा है, इसके तौर पर की गई है। पीड़ित की पहचान एक कार चालक मुथप्पा के तौर पर हुई है जिसकी उम्र 71 साल की है, बुजुर्ग है और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। यह मामला दर्ज किया गया है। जानकारी के मुताबिक पहले इस स्कूटी सवार ने बुजुर्ग व्यक्ति को टक्कर मारी और जब बुजुर्ग ने उसने रुकने के लिए कहा तो ये वहां से भागने लगा। ऐसे में बुजुर्ग ने स्कूटी को पीछे से पकड़ा, लेकिन संवेदनहीनता का आलम देखिए, अमानवीयता का आलम देखिए कि इस स्कूटी सवार ने करीब 1 किलोमीटर तक इसी तरह से इस बुजुर्ग को घसीटा, लेकिन स्कूटी नहीं रोकी। अब इसे गिरफ्तार किया गया, इस शिकंजों में है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर में 2 आतंकियों के ढेर होने की जानकारी मिल रही है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को मार गिराया। लश्कर के दोनों आतंकी बताए जा रहे हैं जो मारे गए हैं। इलाके में अभी भी सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। बड़गांव में आतंकियों से यह मुठभेड़ हुई थी जिसमें 2 आतंकी मारे गए। 2 आतंकियों को सेना ने मार गिराया है। जम्मू कश्मीर के बड़गांव से बड़ी जानकारी आ रही है। बड़गाम में 2 आतंकी ढेर किए गए हैं। कश्मीर घाटी के बड़गाम जिले में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई, इसमें 2 आतंकी मारे गए हैं। सुरक्षा बलों ने उनके पास से हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। पुलिस अधिकारी की ओर से जानकारी दी गई कि बड़गाम के जिला अदालत परिसर के पास एक विशेष इनपुट पर सेना और पुलिस की संयुक्त टीम की ओर से कार्रवाई की गई थी। नाका लगाया गया था और इसी दौरान एक संदिग्ध वाहन को रोकने की कोशिश हुई। आतंकियों ने इसकी भनक लगते ही गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की, 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। तो वहीं उत्तराखंड के जोशीमठ में भूधंसाव का खतरा भी टला नहीं है। इस पहाड़ी शहर के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं और अब मौसम विभाग ने जोशीमठ के लिए एक डराने वाला पूर्वानुमान जाहिर किया है। मौसम विभाग ने कहा कि आने वाले 4 दिनों में जोशीमठ में बारिश हो सकती है और इसके चलते यहां पर भूधंसाव का खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा और दरारें यहां पर बढ़ सकती हैं। बारिश की वजह से यहां के हालात और ज्यादा बदतर हो सकते हैं। आपको बता दें कि जोशीमठ में सड़कों, घरों और होटलों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं। ये दरारें लगातार चौड़ी हो रही है। भूस्खलन की मार झेल रहे जोशीमठ के लोगों के लिए मौसम विभाग की ये खबर, भविष्यवाणी परेशान करने वाली है। मौसम विभाग ने अपना पूर्वानुमान जारी किया है। आने वाले 4 दिन जोशीमठ के लिए भारी हो सकते हैं। आगामी 4 दिन जोशीमठ और उत्तराखंड के लिए अन्य पहाड़ी इलाकों के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं। यहां पर बारिश का पूरा अनुमान है। कल जो हमने बताया था जेपी कॉलोनी जहां पर की काफी क्षति हुई है उनके भवनों की, उनको गिराने के संबंध में डीएम द्वारा उनको लिखा गया था और उसमें उसके मैकेनिकल कंट्रोल साइंटिफिक डेमोलिशन की कार्रवाई प्रारंभ की जा चुकी है। ये लगभग 15 भवन चिन्हित किए गए हैं उनके जो पूरी तरह डैमेज्ड हैं, जो बिल्कुल रहने लायक नहीं बची है जेपी कॉलोनी में। जो हमारी बात हुई थी प्री फैब्रिकेटेड हट्स, जो मॉडल हट्स बनाने हैं, वो जोशीमठ के टीसीपी तिराहा टीसीपी उद्यान विभाग की भूमि है, उस पे लैंड डेवलपमेंट किया जा चुका है और प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो संस्था है सीबीआरआई के द्वारा इम्पैनल्ड, वो रुड़की से मोबिलाइज कर दी गई है। तो मेरे ख्याल से कल तक वो पहुंच जाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। 18 जनवरी को भारत और न्यूजीलैंड की टीमें वनडे मैच में आमने सामने होंगी। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा। श्रीलंका के खिलाफ 3-0 से वनडे सीरीज जीतने के बाद भारत के हौसले बुलंद है। उधर न्यूजीलैंड की टीम भी
पाकिस्तान को हराने के बाद भारत पहुंचे। इस एक दिवसीय सीरीज में दोनों टीमों के बीच जबरदस्त मुकाबले देखने को मिलेंगे। तो भारतीय टीम ने हैदराबाद में 50% वनडे मैच जीते हैं। टीम इंडिया यहां पर बीते 12 साल से अजय है और ऐसे में रोहित शर्मा और उनकी पूरी टीम के आगे न्यूजीलैंड की राहें आसान नहीं होगी। हमने देखा है लास्ट 2 साल में सिराज ने कैसे परफॉर्मेंस किया है टीम के लिए, तीनों फॉर्मेट में एक्चुअली, और हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट प्लेयर है। तो उनका मैनेजमेंट काफ़ी ज़रूरी है, कैसे हम उसको मैनेज कर रहे हैं, कैसे उसको फ्रेश रख रहे हैं। इन 2 सालों में उसने काफ़ी अपने बॉलिंग में इम्प्रूवमेंट। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब